अकाउंटेंसी नेक्स्ट चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पर वित्तीय विवरण जो शब्द है वो प्रयोग हुआ है फाइनल अकाउंट्स के लिए। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया। अब विश्लेषण का मतलब होता है गहराई से जांच पड़ताल करना, इस चीज़ का अध्ययन करना। तो अब इसकी विशेषताओं पर आते हैं। सबसे पहले वित्तीय विवरणों की जटिल आंकड़ों को संक्षिप्त व सरल रूप में प्रस्तुत करना, टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स फिगर इन द सिंपल फॉर्म। बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हमारे पास होती हैं, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, 10 लाख, लैक्स एंड करोड्स में ये फिगर्स होती हैं, तो उनको बहुत छोटा यहाँ पर बना दिया जाता है परसेंटेज में। जैसे रेशोज चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि रेशोज़ 1 या 2 डिजिट्स में आ जाती हैं। परसेंटेज की बात करें तो वो भी 1 या 2 डिजिट में आ जाती हैं। तो यहाँ पर बड़ी फिगर्स को छोटा बनाना ताकि आसानी से समझ में आ सके। सेकंड पे पॉइंट है वित्तीय विवरणों की मदों को उचित व स्पष्ट वर्गों में विभाजित करना, टू प्रेजेंट द फिगर्स अंडर द प्रॉपर हेडिंग्स। ऐसे ही जब हम लोग अपने अकाउंट्स में फिगर्स को दिखाते हैं तो ऐसे ही हम लिखते चलते हैं, परंतु जब हम एनालाइज करते हैं उस टाइम पर उनको प्रॉपर हेडिंग में बांट करके लिखते हैं। बैलेंस शीट हम लोगों ने जो चैप्टर अभी डिस्कस किया है उसमें हमने देखा कि कैसे हम लोग सभी आइटम्स को हेडिंग्स और सब हेडिंग में बांट करके लिखते हैं। तो एनालाइज करते समय भी वही होता है। थर्ड पॉइंट है वित्तीय विवरणों के आंकड़ों को तुलनात्मक अध्ययन करना, टू मेक द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द फिगर्स। जो आंकड़े हैं या फिगर्स हमारे को मिली होती है फाइनल अकाउंट से, उनकी हम तुलना करते हैं। पिछले वर्ष की फ़िगर क्या थी, इस वर्ष की फ़िगर क्या है, हमारी फ़िगर क्या है, दूसरी कंपनी की फ़िगर क्या है, हम लाभ में जा रहे हैं या हानि में जा रहे हैं, ये पता लगाना। फोर्थ पॉइंट है वित्तीय विवरणों के आंकड़ों में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाना, टू चेक द चेंजेस इन द वेरियस आइटम्स। पिछले साल फिगर क्या थी और अब क्या हो गई है, क्या उसमें कुछ चेंज हुआ है, क्या वो फिगर बढ़ गई है या कम हुई है। तो चेंजेस का हम पता लगाते हैं और उसके आधार पर कोई डिसीजन लिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के आधार पर उचित निष्कर्ष निकालना, टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द कंपेरेटिव स्टडी एंड द चेंजेस इन दैम। जो भी चेंज हुआ है, जब हमने स्टडी किया, तुलना की और उसमें जो चेंज हम लोगों ने पाया उसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर ये चेंज हुआ है, अगर हमारे खर्चे बढ़े हैं तो इसका मतलब हमारा लॉस हुआ होगा, या एक्सपेंसेस हमारे बढ़ गए तो प्रॉफिट अवश्य ही कम हुआ होगा। सिक्स पॉइंट हमारा है प्रवृत्ति। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के लिए प्रवृत्ति ज्ञात करना, टू नो द ट्रेंड्स ऑफ द आइटम्स। ट्रेंड या प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, जैसे हम पिछले कुछ वर्ष की फिगर्स लेते हैं कि जैसे 2001, 2002, 3, 4, 5, ये हमने 5 वर्षों की फिगर्स ली और हमने देखा कि हमारी सेल जो है वो बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। अगर कॉन्टीन्यूसली सेल हमारी बढ़ रही है तो हम कहेंगे ये बढ़ने का ट्रेंड है, बढ़ने की प्रवृत्ति है। अगर सेल कॉन्टीन्यूसली कम हो रही है तो घटने की प्रवृत्ति है। और यदि सेल लगातार एक जैसी रह रही है तो हमारी जो है प्रवृत्ति स्टेबल रहने की, स्थिर रहने की है। तो इसका भी पता हमारे को चल पाता है। सेवन्थ पॉइंट हमारा गया वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाना, टू फोरकास्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड। जो ट्रेंड हम लोगों ने पता कर लिया, जैसे एग्जांपल के लिए फर्स्ट ईयर हमारी सेल जो थी वो 10,000, सेकंड ईयर 20, 30, 40, 50 हो गई, तो नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी। इस ट्रेंड के आधार पर लगता है कि शायद ये 60 होगी, तो ये फोरकास्ट हो जाता है, अनुमान लगाना हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया सूचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके तार्किक निष्कर्ष निकालना, टू टेक द लॉजिकल डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। जब हमने तुलना की है, कंपैरिजन किया, उसके बेस पर तार्किक मतलब बहुत सोच समझ के, लॉजिकल मतलब उसके मेरिट्स और डिसएडवांटेज सभी चीज़ों को देखने के बाद सोच समझ के कोई डिसीजन लेना। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आ जाएगा वित्तीय विश्लेषण के आधार या विधियाँ या टाइप्स ऑफ, प्रकार या विधियाँ या टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। कितने प्रकार से एनालाइज किया जाता है, तो सबसे पहले आता है हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, जिसको कि क्षैतिज विश्लेषण कहा जाता है। यहाँ पर कई वर्षों की फिगर्स को साथ साथ लिखा जाता है और उनकी आपस में तुलना या कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, बिल्कुल एक ही लाइन में आमने सामने बनाते थे, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म होता है। शीर्ष विश्लेषण या फिर वर्टिकल एनालिसिस नेक्स्ट हो गया। वर्टिकल का मतलब है जब आमने सामने नहीं होकर एक लाइन में ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू अपवर्ड होता है, तो एक वर्ष के आंकड़े यहाँ पर दिए जाते हैं और उसके बाद ही उनकी तुलना हो पाती है। आजकल ज़्यादातर वर्टिकल एनालिसिस जो है उसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा आंतरिक विश्लेषण या फिर इंटरनल एनालिसिस। आंतरिक विश्लेषण मतलब यहाँ पर हम कंपनी के अंदर ही अपने फाइनल अकाउंट्स का अध्ययन करते हैं, जिससे कि कंपनी की कमजोरियों का पता लगाते हैं और भविष्य के लिए कि भविष्य में हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, उसके लिए कोई डिसीज़न लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है बाह्य विश्लेषण या फिर एक्सटर्नल एनालिसिस। बाहर के कुछ व्यक्ति जो होते हैं जब हमारे फाइनल अकाउंट्स का अध्ययन करते हैं, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हो सकते हैं, लेनदार हो सकते हैं, विनियोजक इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है,
बैंकर्स हो सकते हैं जिन्होंने हमको लोन देना है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकती हैं, वित्तीय संस्थाएं जिनसे हम लोन लेंगे, या फिर गवर्नमेंट हो सकती हैं। ये सभी हमारे फाइनल अकाउंट्स का अध्ययन करते हैं, क्योंकि बाहर के व्यक्ति हैं, ये हमारी कंपनी के बाहर के, इसलिए बाह्य विश्लेषण या एक्सटर्नल एनालिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय विश्लेषण की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। प्रक्रिया के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जब हम प्रोसेस की बात करते हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं, तो उसमें पॉइंट जिस क्रम में होते हैं, जिस सीक्वेंस में होते हैं, उस क्रम या सीक्वेंस को चेंज नहीं किया जाता। फर्स्ट पॉइंट दिया गया विश्लेषण के उद्देश्यों का निर्धारण करना, टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले तो हमारे को एक उद्देश्य बनाना है कि क्यों हम विश्लेषण करना चाहते हैं। उद्देश्य हमारा हो सकता है जैसे हम कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, अर्जन क्षमता या अर्निंग कैपेसिटी के बारे में जानना चाहते हैं, कितना हम लाभ कमा रहे हैं, तरलता लिक्विडिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारे पास कितना कैश पड़ा हुआ है, या प्रत्याय दर रेट ऑफ रिटर्न के बारे में जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने पैसा इसमें लगाया उनको उसके बदले में कितना लाभ मिलने वाला है। तो ये उद्देश्य हमारा हो गया। सेकंड पॉइंट आ गया तथ्यों का पुनर्विन्यासन, रीअरेंजमेंट ऑफ द फैक्ट्स। जो फिगर्स हमारे को अकाउंट्स में दी जाती हैं उनको अब रीअरेंज करते हैं, उन आइटम्स को हम लोग प्रॉपर हेडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उचित हेडिंग में, स्पष्ट हेडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करके, डिवाइड करके हम लोग उन्हें लिखते हैं। थर्ड पॉइंट है अंकों का संक्षिप्तीकरण या अप्रोक्सीमेशन ऑफ फिगर्स। बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स फिगर्स होती हैं, उनको हम लोग संक्षिप्त बना देते हैं। जैसे हमने बोला है, जैसे एग्जांपल के लिए 9999, हमने इसको क्या किया, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया और 10,000 बना दिया ताकि समझने में आसान हो जाए। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आ गया तुलना करना या कंपैरिजन करना, पिछले वर्ष की फ़िगर को इस वर्ष की फ़िगर के साथ मिलाना और देखना कि बढ़ोतरी हुई या कमी हुई, अपनी कंपनी की दूसरी कंपनी की फ़िगर्स के साथ में मिलाना और देखना कि क्या फ़र्क पड़ा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रवृत्ति का अध्ययन करना, ट्रेंड, स्टडी ऑफ द ट्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि हमारी फिगर्स क्या बता रही हैं, पिछले कुछ वर्षों में कोई चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है, यही प्रवृत्ति कहलाती है। ये तुलना करने के बाद पता चलता है। और जब हमने ट्रेंड पता लगा लिया तो उसके आधार पर फिर हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, टू ड्रॉ द कंक्लूजन ले सकते हैं कि भाई भविष्य में ऐसा होने की संभावना है। और जब भी हमने कोई डिसीज़न ले लिया, हमने कोई निर्णय ले लिया, तब ये निर्णय जो है उच्च अधिकारियों या फिर कंपनी के मालिकों को बताना होगा, जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग, सूचित करना, रिपोर्ट करना उच्च अधिकारियों को। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा आ जाएगा वो हमारा है वित्तीय विश्लेषण के प्रयोग या फिर यूजेस ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर हमारे को दिया गया वो है सिक्योरिटी एनालिसिस या प्रतिभूति विश्लेषण। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षित, हम ये कहेंगे यहाँ पर हम सुरक्षा की बात करते हैं तो विनियोगों की बात करेंगे। जिन लोगों ने, जिन इन्वेस्टर्स ने हमारी कंपनी में विनियोग किया, पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया है, क्या उनका पैसा सुरक्षित है हमारी कंपनी में, वो हमारे फाइनल अकाउंट को चेक करेंगे। वो देखेंगे कि जो उन्होंने पैसा लगाया, क्या उस पैसे को हमारी कंपनी में लगाए रखें या फिर उस पैसे को निकाल लें। इसके लिए वो हमारी कंपनी की लाभ कमाने की क्षमता, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी का अध्ययन करते हैं। लाभांश भुगतान की नीति का अध्ययन करते हैं कि हमारी कंपनी अब कितना डिविडेंड या लाभ जो है अपने मालिकों में या इन्वेस्टर्स को बांट रही है। सेकंड पॉइंट है उधार विश्लेषण या फिर क्रेडिट एनालिसिस। ग्राहकों को उधार देना है या बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने का जोखिम जो है वो यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। हम किसी ग्राहक को या किसी कंपनी को उधार देना चाहते हैं तो वहाँ पर हम पहले अध्ययन करेंगे कि इस कंपनी को उधार देना सही रहेगा या नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट है हमारा ऋण विश्लेषण या फिर डेट एनालिसिस। फर्म की उधार लेने की क्षमता कितनी है या फिर भुगतान करने की क्षमता। अगर हमने उधार लिया तो क्या हम उसका भुगतान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऋण हम जो लेंगे, हम ज़्यादा ऋण ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, क्या हमें ऋण मिलेगा और उसकी हम पेमेंट कर पाएंगे, ये डाटा एनालिसिस में डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट है लाभांश विश्लेषण या फिर डिविडेंड एनालिसिस। हर एक कंपनी का ज़्यादातर उद्देश्य ये होता है कि हम अपने जो लाभांश है, डिविडेंड है, प्रति वर्ष समान दर से दें, इक्वल डिविडेंड जो है हर साल हम लोग दें। तो इसके लिए हमारे को कुछ पिछले वर्षों के कार्यों का अध्ययन करना पड़ेगा। जिस टाइप का बिजनेस हमारा है, जो जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री की प्रथा क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, उसकी ट्रेडिशन क्या है, और अपने फाइनल अकाउंट्स का भी वित्तीय विश्लेषण करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे हम, ताकि हम ये देखें क्या हम डिविडेंड को समान रख पाएंगे या नहीं। फिफ्थ पॉइंट दिया गया सामान्य व्यवसाय विश्लेषण या जनरल बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस के बारे में सामान्यतः जो अध्ययन किया जाता है कि हमारे फर्म में, हमारी बिजनेस जो है उसकी भावी लाभप्रदता कैसी रहेगी, भविष्य में कितना लाभ हम कमाने वाले हैं, क्या हम कोई विकास या डेवलपमेंट कर पाएंगे, लाभ बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं और जोखिम कौन से हैं, उनको भी हमने अध्ययन करना होता है। तो ये सामान्य व्यवसाय विश्लेषण हो गया।
सिक्स पॉइंट हमारा आता है संविलियन या अधिग्रहण या मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। संविलियन या मर्जर्स का मतलब यहाँ पर ये होता है जब दो कंपनियाँ आपस में मिल कर के कोई बिज़नेस करना चाहती हैं तो हम दोनों ही कंपनी एक दूसरे के फाइनल अकाउंट्स का अध्ययन करती हैं कि क्या हमारे को उनके साथ में मिल कर के काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक्विजिशन या अधिग्रहण का मतलब होता है जब एक बड़ी फर्म दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, परचेज कर लेती है, खरीद लेती है, तो उसे एक्विजिशंस कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग पर हम आते हैं जो कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के उद्देश्य। अब उद्देश्य या फिर ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हम बात करें तो क्या उद्देश्य हो सकते हैं। पहला दिया गया अर्जन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना, टू नो द अर्निंग कैपेसिटी। हम उद्देश्य या लाभ प्राप्त करने के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट का जो अध्ययन या विश्लेषण हम कर रहे हैं उसके क्या लाभ होंगे। तो पहला लाभ तो ये हो गया टू नो द अर्निंग कैपेसिटी, कि हमारी फर्म कितना लाभ कमा रही है, लाभ की अर्जित करने की क्षमता कितनी है और उस लाभ की क्षमता जो हमारी है उसकी तुलना बाकी कंपनियों के साथ करनी या फिर अपनी ही कंपनी की पिछले वर्षों के फिगर्स के साथ करनी है। सेकंड पॉइंट है वित्तीय सुदृढ़ता की जानकारी प्राप्त करना, टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। धन के मामले में हम कितना मजबूत हैं, फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, वो हमने अध्ययन करना है। उसमें हम 3 पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट के नई संपत्ति क्रय हेतु आंतरिक स्रोतों से धन प्राप्त हो सकेगा। इस कंपनी कैपेबल इनफ टू अरेंज फॉर द कैश फॉर परचेजिंग अ न्यू एसेट फ्रॉम द इंटरनल रिसोर्सेज। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई नई एसेट परचेज करना चाहते हैं तो इंटरनल रिसोर्सेज मतलब क्या हमारे पास कंपनी के पास अपने आप ही इतना पैसा पड़ा हुआ है कि हम उन पैसे से ही कंपनी जो है एसेट को परचेज कर सकती है। सेकंड पॉइंट है संस्था अपनी ख्याति के आधार पर बाह्य स्रोतों से कितना धन प्राप्त कर सकती है। हाउ मच कैश ए फर्म कैन अरेंज एज पर इट्स गुडविल फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। हमारी ख्याति या गुडविल जो होती है, मान सम्मान जो होता है, रिस्पेक्ट हमारी जो होती है, विश्वास लोगों का है, उस आधार पर बाहर के लोग, बाह्य स्रोत मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब बाहर के लोग या बाहर की कंपनीज हमारे को कितना पैसा दे सकती हैं। तो अपनी गुडविल के आधार पर हम कितना पैसा अरेंज कर पाएंगे ये भी हम अध्ययन करेंगे। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाएगा चालू दायित्वों को पूरा करने के लिए क्या चालू संसाधन पर्याप्त हैं। करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है चालू दायित्व, आर द करंट रिसोर्सेज इनफ टू मीट आवर करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ करंट लाइबिलिटीज़ वो हमारी लाइबिलिटीज़ या दायित्व होते हैं जिनकी भुगतान, जिनकी पेमेंट हमने 1 साल के अंदर करनी होती है। तो क्या वो पेमेंट करने के लिए हमारे पास चालू संसाधन पर्याप्त हैं, करंट रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे पास उतना कैश पड़ा हुआ है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना, टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन। ठीक है, अब शोधन सॉल्वेंसी पोजीशन या शोधन क्षमता का मतलब है जो लोगों का पैसा हमने रिटर्न करना है, वापस लौटाना है, क्या हमारे पास वो पैसा लौटाने के लिए है कि नहीं। जनरली इस चीज़ का पता हमारे क्रेडिटर्स जानना चाहते हैं कि क्या हम उनका पैसा लौटा पाएंगे कि नहीं। इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा चालू संपत्तियों में तरल संपत्तियों का कितना हिस्सा है। व्हाट पार्ट इज़ ऑफ द क्विक एसेट्स इन द करंट एसेट्स। हमारी जो करंट एसेट्स हैं उसमें क्विक एसेट्स का कितना हिस्सा है। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स के बारे में हम लोग रेशो एनालिसिस चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा करंट एसेट्स हैं जो कि 1 साल में बदल जाएंगे, उनमें तुरंत कैश पेमेंट करने वाला कितना कैश है। तो बी पॉइंट आ गया क्या चालू संपत्तियां चालू दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त हैं, और द करंट एसेट्स इनफ टू मीट और द करंट लाइबिलिटीज़। क्या हम करंट लाइबिलिटीज़ मतलब 1 साल के अंदर जो हमने पैसा देना है तो उसके लिए 1 साल के अंदर हमारे पास कैश का इंतजाम हो जाएगा। सी पॉइंट है ऋण पत्र व अन्य ऋण सुरक्षित हैं, और द डिवेंचर्स एंड अदर लोन्स सिक्योर्ड। जो हम लोगों ने लोन लिया है क्या वो सुरक्षित है कि नहीं है, मतलब उसका पैसा हम लौटा पाएंगे कि नहीं लौटा पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है व्यवसाय की प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त करना, टू नो द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ट्रेंड क्या है, लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या कंडीशन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पांचवा पॉइंट हमारे को दिया गया व्यावसायिक परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन करना, टू मेक द कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस। अपनी तुलना करना दूसरी कंपनी के साथ में या अपनी तुलना करना पिछले साल के मुकाबले में कि पिछले साल के मुकाबले में सुधार हुआ या नहीं हुआ। सिक्स पॉइंट है प्रबंध की कुशलता की जानकारी प्राप्त करना, टू नो द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। हमारी प्रबंध, हमारी मैनेजमेंट जो है कितना कुशल है, कितना एफिशिएंट है। यदि वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी एफिशिएंट हैं तो फिर बिजनेस को वो लाभ में दिलवाएंगे। लाभ को देखकर उनकी कुशलता का पता चलता है। सेवेंथ पॉइंट है ब्याज व लाभांश की भुगतान की क्षमता। क्या हमारे टू नो द कैपेबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। क्या हम इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कि हमने जो लोगों को इंटरेस्ट देना है, शेयर होल्डर्स को लाभांश हमने देना है, डिविडेंड देना है, क्या वो हम दे पाएंगे। ये तभी दे पाएंगे जब हम लाभ कमा रहे हैं। एट्थ पॉइंट है भविष्य के लिए योजना बनाना, टू प्लान फॉर द फ्यूचर।
जो कुछ हो रहा है उसके आधार पर अगर हमारी सेल लगातार बढ़ रही है तो फ्यूचर में हम बिज़नेस को और एक्सपेंड करने की, बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। 9th पॉइंट हमारा है आंकड़ों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करना, टू प्रेजेंट द डाटा इन ए सिस्टमेटिक मैनर। आंकड़े या फिगर्स जो हमारे पास होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स हमारे पास हैं, उनको सरल बनाना, संक्षिप्त छोटा बनाना, व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक तरीके से हेडिंग वाइज उनको अरेंज करके रखना, उनको अधिक आकर्षक बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, रेशोज़ के रूप में उनको प्रेजेंट करना, परसेंटेज के रूप में प्रेजेंट करना, डायग्राम, पाई चार्ट इत्यादि के द्वारा हम प्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि उनको आसानी से समझा जा सके। एक और पॉइंट जो है इसमें है वो आ जाएगा हमारा 10th पॉइंट, उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना, टू प्रोवाइड द यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस। कौन कौन सी उपयोगी सूचनाएं हमारे को जो है यहाँ पर मिलती हैं, तो उसमें आ जाएगा जो 10th पॉइंट है हमारा वो ये कि हम बिज़नेस की लाभार्जन क्षमता या लाभप्रदता के बारे में जानना चाहते हैं कि कितना लाभ हम लोग जो है वो अर्न करेंगे। उसके बाद में वित्तीय सुदृढ़ता, धन के मामले में कितना जो हम लोग मजबूत हैं। हमारे क्रेडिटर्स इस बात के बारे में जानना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स इस बात के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने पैसा हमारी कंपनी में लगाया, बैंकर्स हमारे इस बात के बारे में जानना चाहते हैं जिन्होंने हमको उधार दिया, हमारे कर्मचारी जानना चाहते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जानना चाहते हैं जिन्होंने हमें लोन दिया है, और गवर्नमेंट भी जानना चाहती है कि हमारी कंपनी कैसी चल रही है।